हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट और भारत की जो 75 रामसर साइट हैं इनको हम ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उनको डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रामसर साइट से संबंधित एक समझौता हुआ था जो कि हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ये हुआ था ईरान के रामसर शहर में। इसके अलावा यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक संधि है, और यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। मतलब रामसर जो साइट होती हैं, यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो जो रामसर समझौता हुआ था ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए हुआ था, और ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। लेकिन प्रभाव में कब आया? 21 दिसंबर 1975 में, यानी कि इसने काम करना शुरू किया था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 से। तो दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये समझौता 2 फरवरी को हुआ था। इसी वजह से आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और पहली बार ये 1997 में मनाया गया। मतलब समझौता तो 1971 में हुआ था, लेकिन तब से मनाया नहीं गया था। मनाया ये गया है 1997 से, और 1997 में पहली बार मनाया गया। तब से ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि पहली बार कब मनाया गया। और भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। तो ये भी याद रखना है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत शामिल होता है 1982 1 फरवरी को, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा 2019 से पहले भारत में 26 रामसर क्षेत्र थे। 2019 में सुंदरवन डेल्टा को शामिल कर लेने से इनकी संख्या 27 हो गई। यानी कि 2019 से पहले ये 26 थे, और 2019 में एक और शामिल किया गया तो इनकी संख्या हो गई 27। यानी कि जो हमारा 27वां रामसर स्थल है वो है सुंदरवन डेल्टा। और जो सुंदरवन डेल्टा है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है, तो इसलिए इसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है सुंदरवन डेल्टा। और ये है कहाँ पर? तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा है, पश्चिम बंगाल में है, और ये भारत का 27वां है, और इसे शामिल किया गया 2019 में। इसके अलावा बात अगर 2020 की करें तो 2020 में 15 क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे कि इनकी संख्या 42 हो गई। और 2021 में 5 स्थलों को सम्मिलित किया गया था, जिससे कि इनकी संख्या हो गई 47। यानी कि 2021 तक इनकी संख्या 47 थी, जबकि 2022 में 28 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिससे कि इनकी संख्या हो गई 75। यानी कि वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट 75 हैं। और इसके अलावा आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो फरवरी 2022 में ही 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, और उसके बाद जुलाई में 5 नए रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया गया 2022 में ही। यानी कि पहले फरवरी में 2, उसके बाद जुलाई में फिर से 5, और बाद में जुलाई के बाद फिर अगस्त 2022 में फिर से 21 रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया गया। यानी कि टोटल अगर बात करें तो ये इस तरीके से हो जाते हैं 28। तो 28 2022 में शामिल किए गए हैं, और इस तरीके से भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। तो वर्तमान में 75 हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा 2022 की जो आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। वहीं अगर 2023 की बात करते हैं तो 2023 की जो थीम है वो है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन।
तो इसको आपको याद रखना है, यानी कि थीम आपको याद रखनी है। थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं रामसर साइट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसे शामिल किया गया था 2005 में। तो छोटी आपको याद रखनी है। साथ ही बड़ी के बारे में भी हमने बताया था कि भारत का जो सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है वो है सुंदरवन डेल्टा, और इसे 2019 में शामिल किया गया। ये है पश्चिम बंगाल में, और ये भारत का 27वां है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, और इसको शामिल किया गया था 1990 में, और जो सांभर झील है ये है राजस्थान में। तो ये भी याद रखना है कि सबसे जो सबसे खारे पानी की झील है रामसर साइट, वो सांभर झील है, और इसे 1990 में शामिल किया गया, और ये राजस्थान में है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो हैं तमिलनाडु में, जो कि 14 हैं, यानी कि तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं और तमिलनाडु में हैं 14, यानी कि फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु है और सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अक्टूबर 1981 में 2 स्थलों को भारत के पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था, यानी कि सबसे पहले भारत में रामसर साइट में किसको शामिल किया गया था, तो एक साथ 2 स्थलों को सम्मिलित किया गया था 1981 में। एक तो चिल्का झील और दूसरी केवलादेव नेशनल पार्क। तो चिल्का झील है उड़ीसा में, और केवलादेव नेशनल पार्क ये है राजस्थान में। तो इन्हें भी याद रखने हैं, यानी कि ये पहले रामसर साइट हैं भारत के। इसके अलावा विश्व में लगभग 2400 रामसर स्थल हैं, और विश्व का पहला रामसर साइट 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। तो विश्व का पहला भी आपको याद रखना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और इसका नाम है कोबोर प्रायद्वीप, और इसको 1974 में घोषित किया गया था। भारत आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो पहला केंद्र चेन्नई में भारत का आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, इसको भी याद रखना है। और भारत में वेटलैंड को स्थलाकृति, यहाँ पर ये याद रखना है, स्थलाकृति के आधार पर या फिर स्थलाकृति बनावट के आधार पर यहाँ पर होगा, यानी कि भारत में वेटलैंड को स्थलाकृति बनावट के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो हिमालय आर्द्र भूमि, गंगा के मैदान में आर्द्र भूमि, रेगिस्तान में आर्द्र भूमि और तटीय आर्द्र भूमि। तो ये चारों जो स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कि जिसके आधार पर भारत में वेटलैंड को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये चारों क्षेत्रों को भी आपको याद रखना है। इसके आगे देख लेते हैं, भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। तो भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, और ये चलाया गया था 2012-13 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं भारत में रामसर स्थलों की सूची, यानी कि यहाँ पर हम जो भारत के 75 रामसर साइट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, तो ये है भारत के उत्तर में, कुछ इस तरीके से इसका लोकेशन आता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर जो रामसर साइट हैं वो ये 5 हैं। तो इन 5 को हम देख लेते हैं। एक तो वुलर झील, फुकेरा आर्द्र भूमि, सुरिसर और मानसर झील, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो इनको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक का यूज करेंगे, यानी कि सिर्फ जस्ट रिलेट करेंगे उनको याद करवाने के लिए। मतलब हम इसको ऐसे समझेंगे कि मानस नाम का कोई एक लड़का है जो कि मानस नाम का एक लड़का है जो अपने सर के साथ जम्मू से हो करके कश्मीर गया। तो ऐसे याद रखना है कि मानसर या सुरिसर झील, और जम्मू से हो करके कश्मीर गया, यानी कि होकेरा झील हो जाएगा। और उसके बाद
गया वहाँ पर, तो वहाँ पर हाईगम वेटलैंड, हाई से मतलब है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी पड़ रही थी। तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो फिर इन लोगों ने वहाँ पर वूलन कपड़े पहन लिए, यानी कि वुलर झील, और साल भी ओढ़ लिया। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके आप लोग याद रखेंगे कि ये 5 जो हैं ये हैं जम्मू कश्मीर की, और इनके ईयर भी आप लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की जो सबसे पहली है वो है वुलर झील, और 2022 में भी इन दोनों को सम्मिलित इसमें किया गया है। आगे अब हम देख लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में ये 2 ही हैं, एक तो तुसो मोरिरी झील और तुसोकर आर्द्रभूमि। और यहाँ पर जो तुसो मोरिरी है ये 2002 में शामिल की गई है, और तुसोकर आर्द्रभूमि इसको शामिल किया गया है 2020 में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये जो 2020 वाली है तुसोकर आर्द्रभूमि, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये 2 ही हैं, और जो दोनों तुसो से शुरू होती हैं, तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ट्रिक का यूज करेंगे कि एक रेणुका नाम की लड़की है जो कि चंद्र ताल पर बैठी हुई है। पोंग बांध से मतलब है, इसको हम पगड़ी से रिलेट कर लेते हैं। मतलब रेणुका नाम की कोई लड़की चंद्र ताल पर पगड़ी बांधकर बैठी हुई है। तो इस तरीके से रेणुका झील, चंद्रताल और पोंग बांध आर्द्रभूमि हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें, तो यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 ही हैं, और इन दोनों को ही 2021 में शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि एक सुल्तान नाम का कोई व्यक्ति है, उसको हरी भिंडी बहुत पसंद है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि सुल्तान नाम का एक व्यक्ति है, उसको हरी भिंडी पसंद है। तो सुल्तान से सुल्तानपुर हो जाएगा, हरी से हरियाणा, और भिंडी से भिंडावास। तो ये आपको याद रहेगा इस तरीके से। उसके बाद पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, तो पंजाब में है हरके वैराज, रोपड़, कांजली आर्द्रभूमि और व्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। तो इसको भी याद करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेते हैं। मतलब केशोपुर से हम समझते हैं कि केशव नाम का कोई एक लड़का है, और कांजली मतलब कांजलि से कान और जली से जला, ऐसे जो इसका साउंड आ रहा है, मतलब कान उसका जल गया है तो फिर वह रो पड़ा। यानी कि केशव नाम का लड़का है जिसका कि कान जल गया तो वह रो पड़ा, और रोने के बाद फिर वह हरि वैराज यानी कि वह हरि का भजन करने लगा। और व्यास से मतलब है कि हरि का भजन, जो व्यास होते हैं उनको मतलब ऋषियों को कहते हैं। जो वेद व्यास का आपने नाम सुना होगा, जो एक महर्षि थे, वो भी मतलब जाप करते थे। तो इस तरीके से वह व्यास की तरह हरि का भजन करने लगा ताकि जो उसका कान जला हुआ है वो ठीक हो जाए। और उसके बाद जब उसका कान ठीक हुआ तो फिर उसने नगाड़ा भी बजाया, नांगल से नगाड़ा। तो फ्रेंड्स ये बस याद करवाने के लिए थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। यानी कि केशव नाम का एक लड़का है, उसका कान जला तो वह रो पड़ा, फिर वह व्यास की तरह हरि का भजन करने लगा, और जब उसका कान ठीक हुआ तो उसने फिर नगाड़ा भी बजाया। तो ये पंजाब के हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि जो रामसर साइट से क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से भी बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा रामसर साइट में सम्मिलित है, कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरी 75 की 75 याद हों। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में एक तो केवलादेव है और एक है सांभर झील। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये केवलादेव सर्वाधिक खारे पानी की नहीं है, ये है सांभर झील। अभी हमने पीछे आपको बताया भी था, ये गलती से ऊपर लिख गया है। तो जो सांभर झील है ये राजस्थान की है, और केवलादेव ये भी राजस्थान की है। यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि जो केवलादेव है इसको 1981 में सबसे पहले शामिल किया गया था, और इसके साथ ही चिल्का झील को भी शामिल किया गया था। तो ये दोनों आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, एक सांभर झील और एक केवलादेव, दोनों ही राजस्थान की हैं। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट की संख्या है वो है 10। तो उत्तर प्रदेश की भी जो 10 रामसर साइट हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो ऊपरी गंगा मैदान, नवाबगंज, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील या इसे ही कीथम झील भी कहते हैं, हैदरपुर वेटलैंड या फिर वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य।
तो इनको हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 है, संख्या ज़्यादा है, तो यदि हम ट्रिक से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो हमें याद बना रहेगा। तो यहाँ पर नवाबगंज लिखा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ऐसे याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की होगी, मतलब उत्तर प्रदेश में एक नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है, या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी याद ऐसे रख सकते हैं कि जो हैदरपुर वेटलैंड है, यानी कि हैदर नाम का कोई एक नवाब है, तो हैदरपुर का नवाब वो घूमने के लिए निकला और वह ऊपरी गंगा मैदान से होते हुए जा रहा था। तो फिर रास्ते में उसे एक सरसई नावर झील मिली, उसने उसमें स्नान किया। फिर वह और चला तो उसे सुर सरोवर झील मिली, तो उसने उसमें भी स्नान किया। तो मतलब हैदरपुर का नवाब वह जा रहा था ऊपरी गंगा मैदान से होते हुए, फिर उसे एक सरसई नावर झील मिली, सुर सरोवर झील मिली, उसने दोनों में वहाँ पर स्नान किया। और स्नान करने के बाद आगे उसे पार्वती जी का मंदिर मिला, तो वह मंदिर में गया। और मंदिर में जाने के बाद फिर, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर वह जब मंदिर से बाहर निकला तो उसने सोचा कुछ खाने पीने का सामान ले लिया जाए। तो इस तरीके से समन पक्षी अभ्यारण्य आप लोग याद रखेंगे, और पार्वती मंदिर से पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। तो खाने के सामान के बाद फिर उसने सोचा क्या लूँ, तो उसने समसपुर यानी कि समोसे लिए। उसने समोसे लिए, तो समोसे लेकर जैसे ही वो आ रहा था तो उसे एक सांड मिल गया। तो सांड ने उसको मारा, जिससे कि उसके जो समोसे थे वो बिखर गए, यानी कि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि हैदरपुर का एक नवाब ऊपरी गंगा से होते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे सरसई नावर झील मिली, फिर सुर सरोवर, दोनों में उसने स्नान किया। और स्नान करने के बाद वह पार्वती के मंदिर यानी कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद वहाँ से फिर मतलब मंदिर से निकला तो उसने सोचा कुछ खाने का सामान ले लिया जाए, यानी कि समन पक्षी अभ्यारण्य। और उसके बाद तो फिर जब उस खाने के सामान लेने के लिए जा रहा था तो उसने समोसे लिए, और समोसे लेकर जब वो आ रहा था तो उसे एक सांड मिला और उसने उसको मारा, जिससे कि उसके समोसे बिखर गए, यानी कि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही होगी और आप अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। आगे हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्र भूमि, साक्य सागर, सिपुर वेटलैंड और यशवंत सागर। तो मध्य प्रदेश की ये 4 हैं, इन चारों को भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि भोज नाम मतलब एक राजा भोज हैं, उनके सिर पर, सिपुर से मतलब उनके सिर पर बहुत संख्या में क्या है, पैसा है, मतलब उनके पास या उनके सिर पर बहुत संख्या में पैसा है, जिससे कि उन्हें काफ़ी यश मिलता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि भोज नाम के राजा हैं जिनके सिर पर काफ़ी पैसा है, काफ़ी संख्या में, जिससे कि उन्हें काफ़ी यश प्राप्त है। तो इस तरीके से राजा भोज से भोज आर्द्र भूमि, और सिर पर पैसा से सिपुर वेटलैंड हो जाएगा, और काफ़ी संख्या में है तो साक्य सागर, और यश प्राप्त है यानी कि यशवंत सागर। तो ये चारों मध्य प्रदेश की हो जाएंगी, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा आगे हम देख लेते हैं बिहार की। तो बिहार में एक ही है, कांवरताल झील, बेगूसराय ज़िले में है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी पूछा जाता है, इस वजह से यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो कांवरताल है ये है बेगूसराय ज़िले में। उसके बाद आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नंदुर, मध्यमेश्वर, लोनार झील और ठाड़े क्रीक। तो इनको भी थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं। यानी कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नंदुर से मतलब है कि नंदू नाम का कोई लड़का है। तो महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो नंदू नाम का लड़का है, तो महाराष्ट्र के मध्य में एक झील है लोनार झील, और ठाड़े की क्रीक से मतलब है, ठाड़े से मतलब है कि वो वहाँ पर खड़ा है। मतलब नंदू नाम का लड़का महाराष्ट्र की जो मध्य में झील है लोनार झील, वह वहाँ पर ठाड़े यानी कि खड़ा है। तो इस तरीके से ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, यानी कि नंदुर, मध्यमेश्वर, लोनार झील और ठाड़े क्रीक झील। लोनार झील आप लोगों को पता होगी, पिछले साल काफ़ी चर्चा में भी रही थी, जो कि महाराष्ट्र की एक झील है। उसके बाद आगे देख लेते हैं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ये 4 हैं। एक तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य,
थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, बांधवाना आर्द्रभूमि और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि नल सरोवर से, मतलब नल सरोवर को हम समझ लेते हैं कि नल यानी कि एक आदमी है कोई, वो नल के पास खड़ा है, और नल से वह थोल को हम समझ लेते हैं ढोल, यानी कि नल से वह ढोल को, और बांधवाना से बांध यानी कि नल से ढोल को बांध करके वह बजा रहा है, और खिचड़िया से मतलब कि साथ में खिचड़ी भी खा रहा है। यानी कि एक आदमी गुजरात में एक नल में खड़ा है, नल के पास खड़ा है, और नल से ढोल को बांध करके बजा रहा है और खिचड़ी भी खा रहा है। तो ये गुजरात के हो जाएंगे। इन चारों को आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से रिलेट कर लेंगे, यानी कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील और बांधवाना आर्द्रभूमि और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा असम की बात करें तो असम में एक ही है, ये डिबोर या डिपोर, ये एक ही है, मतलब इसको डिबोर या डिपोर भी कहा जाता है। तो डिबोर या डिपोर आर्द्रभूमि, इसको शामिल किया गया था 2002 में। तो असम में ये एक ही है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके अलावा त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में भी एक ही है, रुद्र सागर झील, तो इसको भी याद रखेंगे, यानी कि इसको शामिल किया गया था 2005 में। झील भी पूछी जाती है कि जो रुद्र सागर झील है वो कहाँ है, ये पूछी भी इसी वजह से जाती है क्योंकि ये रामसर साइट में शामिल है। तो रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा की है और ये रामसर साइट में सम्मिलित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की लोकटक झील, इसे 1990 में शामिल किया गया था। साथ ही इसका जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। मतलब पूर्वोत्तर भारत की जितने भी झीलें हैं, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मीठे पानी की झील वो है लोकटक, और ये मणिपुर में है। तो इसके लिए भी थोड़ा एक ट्रिक है, लोकटक यानी कि लोक से हम ऐसे समझ सकते हैं लॉक, यानी कि लॉक को हटाओ, और मणि यानी कि मनी ले जाओ, तो ऐसे याद रखेंगे, या फिर आपको वैसे भी याद बना रहता है तो अच्छी बात है। उसके अलावा केरल की अगर बात कर लेते हैं तो केरल में ये तीन ही हैं, एक तो वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और सस्थम कोट्टा। तो आप लोग इन तीनों को याद रखेंगे, या फिर इसको भी थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, ऐसे रिलेट कर लेते हैं, केरल को समझ लेते हैं करेला, यानी कि एक आदमी है उसको करेला बहुत पसंद है, तो वो 7, सस्तम से मतलब है 7 और अष्ट का मतलब 8 होता है, यानी कि वह 7 या 8 करेले लेकर आया है। कितने करेले लेकर आया है? 7 या 8 करेले। और बेम्बानद बानद यानी कि घर में उसने बोला कि उन्हें बना दो। करेले कितने हैं? 7 या 8, और बोल रहा है कि उनको बना दो। तो ये आप याद रखेंगे इन तीनों को, जो कि केरल में हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक चिल्का झील, भितरकनिका, अनसुपा झील, हीराकुंड रिजर्व और टम्पारा झील, सतकोसिया गार्ज, यहाँ पर ये जो तीनों हैं इन्हें भी 2022 में ही शामिल किया गया है। तो इनको भी थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। चिल्का झील से, यानी कि चिल्का से हम समझ लेते हैं चील को, और भितरकनिका से भीतर, और हीराकुंड से हीरा। टम्पारा को हम समझ लेते हैं कि टम्पारा मान लो किसी गाड़ी का नाम है, टम्पारा। और तो एक चील है, वो टम्पारा के भीतर बैठ करके, और वो जो गाड़ी है वो कैसी है? उड़ने वाली है, यानी कि उड़ने से हो जाएगा उड़ीसा। यानी कि चील टम्पारा के भीतर बैठ करके उड़ गई, और क्या लेकर के उड़ी? हीरा को लेकर के उड़ गई। तो मतलब एक चील टम्पारा के भीतर बैठ करके उड़ गई और हीरा को लेकर के उड़ गई। तो और कितनी दूर उड़ी? 7 कोस उड़ गई। मतलब एक चील टम्पारा के भीतर बैठ करके हीरा को लेकर के उड़ गई, और कितनी दूर उड़ी? 7 कोस या गाड़, यानी कि 7 कोस उड़ी। और जिसका हीरा था तो वो बेचारा रोएगा, यानी कि अंशुपा, यानी कि वो उसने आंसू बहाए, तो उसने वो आंसू बहाने लगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि चील टम्पारा के भीतर बैठ करके हीरा को ले करके 7 कोस दूर उड़ गई। तो इस तरीके से जिसका हीरा था वो अंशुपा, यानी कि आंसू बहाने लगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को याद हो रहा होगा, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक तो पहले ही हमने बताया था कि सुंदरवन आर्द्रभूमि, और इसे 2019 में शामिल किया गया था। ये भारत का 27वां है, और साथ ही ये भारत का सबसे बड़ा भी है। इसके अलावा पूर्वी कोलकाता, तो ये भी आप लोगों को याद ही रहेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है।
तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में है एक ही है कोलेरू झील। तो इसको भी थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। कोलेरू से मतलब आंध्र से मतलब समझ लेते हैं अंधा व्यक्ति, और कोलेरू से मतलब कोलेरू मतलब अंधे व्यक्ति को कौन लेकर जाएगा। कहीं जाना है तो वो बोल रहे हैं कि अंधा है, मतलब कोई व्यक्ति है वो अंधा है, उसको कोलेरू कौन लेके जाएगा। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो उत्तराखंड में एक ही है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोई एक राजा है जो अपने आसन से उतरा, तो राजा आसन से उतरा यानी कि आसन कंजर्वेशन, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो मिजोरम में है पाला आर्द्र भूमि। इसको आप लोग याद कर लेंगे। मिजोरम में एक ही है जो कि है पाला आर्द्र भूमि। उसके बाद आगे देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा यानी कि 14 है। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था। तो इनको याद करने के लिए भी रिलेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ को ऐसे भी याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक देख लेते हैं। ये लिखा है कुथनकुलम और एक लिखा है कांजीरकुलम। तो कुलम वाली ये दो हैं, और यानी कि जो कुलम वाली होंगी वो होंगी तमिलनाडु में। तो इनको आप लोग याद रखेंगे कि कुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। दो ही हैं, एक तो कुथनकुलम और एक कांजीरकुलम। उसके अलावा कुलम और वरम एक जैसा साउंड आ रहा है इनमें, कुलम और वरम। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। वरम से मतलब पिचवरम और कुलम से मतलब कुथनकुलम और कांजीरकुलम। तो ये तीन इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा और रिलेट कर लेते हैं। एक है पल्ली करनई मार्स रिजर्व। तो पल्ली से हम रिलेट करते हैं कि एक पल्लवी नाम की लड़की है और उसकी एक फ्रेंड है जो कि उससे काफ़ी दूर रहती है, और उसका क्या नाम है, चित्रा। यानी कि पल्लवी नाम की लड़की है और उससे काफ़ी दूर रहती है, जिसका नाम है चित्रा। तो पल्लवी चित्रा से कहती है कि तू मिल। तमिलनाडु से मतलब तू मिल। पल्लवी ने चित्रा से कहा तू मिल, और उदय मार्थनपुरम यानी कि सूर्य उदय होने से पहले मिल। और इसके अलावा एक और है जो कि है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। तो पल्लवी ने चित्रा से कहा तू मिल और सूर्योदय होने से पहले मिल। तो चित्रा ने कहा कि सूर्योदय होने से पहले ही मिलेंगे। तो करिकिली यानी कि लोग जो है वो, किली से मतलब खिल्ली और करी से मतलब करेंगे, यानी कि खिल्ली करेंगे, इतने सुबह मिलने की क्या ज़रूरत है। तो पल्लवी ने कहा नहीं तू मिल, सूर्योदय होने से पहले मिल। और हमने जो है वो सुचिंद्रम यानी कि एक सूची भी बनाई है। सूची किस चीज़ की बनाई है कि हम लोग एक जो पॉइंट है कैलीमरे पॉइंट, वहाँ पर जा कर के बैठेंगे और फिर वहाँ पर क्या क्या खाएंगे पिएंगे, इस चीज़ की सूची बनाई है। तो फ्रेंड्स इतने आपको याद हो गए होंगे कि पल्लवी नाम की लड़की है, उसने चित्रा से कहा कि तू मिल और सूर्योदय होने से पहले मिल। तो उसने कहा कि लोग जो है वो खिल्ली करेंगे यानी कि कैरी किली। तो उसने कहा कि नहीं तू मिल, हमने सूची भी बनाई है और हम लोग एक कैलीमरे पॉइंट पर बैठ करके बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने सूची भी बना ली है क्या क्या मतलब बातें करेंगे और क्या क्या खाएंगे पिएंगे। इस तरीके से कुछ सूचियाँ बना ली हैं। तो इतने आपको याद हो गए होंगे। तो हमने कितने याद करवा दिए, एक तो पॉइंट एवं कैलीमरी, करिकिली, पल्लीकरनई, पिचवरम, कुथनकुलम और उदयमार्थनपुरम। उसके बाद सुचिंद्रम, चित्रागुड़ी और कांजीरकुलम। इतने आपको याद हो गए। उसके बाद वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य आप लोग याद कर लेंगे। और आगे आगे बात कर लेते हैं। अब कौन कौन से बचा, एक तो मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी आप लोगों को पता ही है कि ये है तमिलनाडु के पास, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और बेमनूर वेटलैंड, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य को याद कर लेंगे, यानी कि वेलोड, बेमनूर, सेम साउंड थोड़ा बहुत आ रहा है, बेमनूर, वेलोड। और एक वुडवुर, तो ये सेम जैसे साउंड है, इनको आप लोग याद कर लेंगे। और अब हमारा बच्चा है वेदांत थंगल। तो इसको भी हम पल्लवी से ही रिलेट कर लेते हैं, यानी कि पल्लवी ने चित्रा से कहा है कि तू मिल और सूर्योदय होने से पहले मिल। तो उसने कहा कि नहीं लोग खिल्ली करेंगे, चित्रा ने कहा। तो करी किली, तो उसने कहा कि नहीं हमने सूची भी बना ली है, यानी कि सुचित्रम।
और हम लोग एक कैलीमरी पॉइंट पर बैठ करके बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है थंगल से मतलब है कि दंगल, यानी कि हम लोग दंगल देखने जाएंगे, तो वेदांत थंगल। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग याद कर पा रहे होंगे। उसके बाद देख लेते हैं गोवा। गोवा में है एक नंदा झील, मतलब गोवा में एक ही है। तो गोवा, तो यहाँ पर लोग मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि गोवा जाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन वो इस समय क्या है, नंदा से मतलब कि वो गंदा हो गया है, तो अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो फ्रेंड्स बस ये रिलेट करने के लिए है, यानी कि वो बोल रहा है कि गोवा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वह बहुत इस टाइम गंदा हो गया है। तो गंदा यानी कि नंदा झील। उसके बाद कर्नाटक। तो कर्नाटक यानी कि रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो कर्नाटक में कर और रंगन से मतलब रंग, और थिट्टू को हम समझ लेते हैं बिट्टू, यानी कि बिट्टू नाम का एक लड़का है, उससे बोला जा रहा है कि कर्नाटक यानी कि तू नाटक ना कर, चुपचाप रंगन यानी कि कलर कर, कोई चित्र है उसमें रंग करना है उसको। तो उससे बोला जा रहा है कि बिट्टू नाटक मत कर, चुपचाप रंग कर, यानी कि रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। और इसको शामिल किया गया है 2022 में, और ये कर्नाटक में है और कर्नाटक में एक ही है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ MCQs। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रामसर में हुआ था। रामसर जो कि ईरान का एक शहर है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 में। तो ये डेट और ये स्थान आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया? तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था, जबकि ये लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 से, यानी कि प्रभाव में ये कब आया? तो प्रभाव में आता है 21 दिसंबर 1975 से। उसके बाद आगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो फ्रेंड्स ये भी हमने बताया है कि जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में, और इनकी संख्या तमिलनाडु में कितनी है? ये है 14। और सेकेंड नंबर पे हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ पर इनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड यानी तमिलनाडु सही हो जाएगा। भारत में रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 15 अप्रैल 1985, 1 फरवरी 1982, 20 मई 1960 या फिर 21 दिसंबर 1975 को? तो रामसर कन्वेंशन में भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 1 फरवरी 1982, ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा। जबकि 21 दिसंबर 1975 से जो रामसर कन्वेंशन है ये प्रभाव में आया था या लागू हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो 1 फरवरी 1982 सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्र भूमि वाला देश है वो है यूके, और यूके में इनकी संख्या है 175। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जो 75 रामसर साइट है उनको आप लोग रिलेट कर पाए होंगे जो हमने ट्रिक बताई है उससे, और इससे आपको याद करने में भी आसानी हुई होगी। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।